जय हिंद बच्चों। हिंदी के कालखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रुचि शर्मा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर भोपाल से आपका हिंदी के इस कालखंड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम एक नया अध्याय समझने जा रहे हैं। उस अध्याय को समझने से पहले हम थोड़ा सा दूरदर्शन की चिंता कर लेते हैं। दूरदर्शन से हम सभी अच्छी से परिचित हैं। दूरदर्शन पे हमने बहुत सारे कार्यक्रम भी देखे हैं। दूरदर्शन पे हमने समाचार देखे हैं, खेल से संबंधित कार्यक्रम देखे हैं। दूरदर्शन पर हमने धारावाहिक भी देखे हैं। दूरदर्शन पर जो धारावाहिक प्रसारित होते रहे हैं, उन्हीं धारावाहिकों में एक बहुत प्रसिद्ध धारावाहिक पिछली सदी के 90 दशक में हुआ था, जिसका नाम था रजनी। आप इसे अभी भी YouTube पर देख सकते हैं। आज उसी धारावाहिक का एक अंक हम समझेंगे। सबसे पहले हम इस पटकथा को किसने लिखा है, उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। इसके पश्चात धारावाहिक की जो नायिका है रजनी, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड में सम्मिलित जो रजनी नामक पटकथा है, उसको समझेंगे। पटकथा को समझने से पहले उसकी जो लेखिका हैं मन्नू भंडारी जी, उनका जीवन एवं साहित्यिक परिचय भी देखेंगे। इसके पश्चात हम पटकथा का जो भाग हमारे पाठ्यपुस्तक में है, उसका केंद्रीय भाव देखेंगे कि उसमें हमें क्या बताया गया है। तो जानते हैं लेखिका मन्नू भंडारी जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। मन्नू भंडारी जी का जन्म सन 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, यह एक कहानी संग्रह है, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ। इसके पश्चात उन्होंने पटकथाएं भी लिखी हैं, जिनमें रजनी, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, निर्मला, स्वामी एवं दर्पण है। सम्मान, आपको हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया है। यहाँ हम देखेंगे कि आप हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई हैं जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। नई कहानी आंदोलन छठे दशक में जो नया मोड़ आया, उसमें आपका एक विशेष योगदान रहा है। आपकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियाँ विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई हैं। आपने आक्रोश, व्यंग और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है, चाहे वह कहानी हो, उपन्यास या फिर पटकथा ही क्यों न हो। यहाँ हम आपके द्वारा लिखित एक पटकथा को पढ़ने जा रहे हैं। पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा रजत पट फिल्म के स्क्रीन के लिए भी हो सकती है और टेलीविज़न के लिए भी। मूल बात है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। मन्नू भंडारी जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय जान लेने के पश्चात अब हम आते हैं अपनी पटकथा रजनी पर। इसे केंद्रीय भाव के माध्यम से समझते हैं। केंद्रीय भाव में बताया है कि जो रजनी है वह पिछली सदी के 90 दशक के एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है।
उस समय कुछ और धारावाहिक भी थे, जैसे हम लोग और बुनियाद। वो दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। रजनी धारावाहिक का निर्देशन बासु चटर्जी ने किया। इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और उन्हें आपस में गूंथने वाली जो थी वो थी रजनी। हर कड़ी में यह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक और राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। और हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें भी वह एक समस्या से जूझती हुई और उस पर आखिर में सफलता प्राप्त करती हुई नजर आती हैं। अब वो समस्या क्या है, ये तो जब हम पटकथा पढ़ेंगे तभी हमारे सामने आएगा। रजनी नामक पाठ में हम देखेंगे कि कुछ शिक्षा माफिया केवल अपने लाभ के लिए ही विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। वो किस प्रकार करते हैं, रजनी उन्हें किस प्रकार सीधे रास्ते पर लेकर आती हैं और यह सब कैसे आगे पटकथा में बढ़ता है। इसे पटकथा में जो हम पढ़ रहे हैं रजनी, उसमें 7 दृश्यों में बताया गया है। हर एक दृश्य में कुछ नई बात हमारे सामने आएगी। जानते हैं इसका पहला दृश्य। पहले दृश्य में हम देखेंगे कि रजनी उनके पड़ोस में जो रहती हैं लीला, उनके घर जाती हैं और उनसे बाज़ार चलने के लिए कहती हैं। तब लीला उनसे कहती हैं कि अरे अभी बाज़ार नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि उनका बेटा है जो अमित, वह अभी उसका परीक्षा परिणाम लेकर आ ही रहा होगा। तो रजनी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि अमित एक मेधावी छात्र है और उसका परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा आने वाला है। अब वो उससे कहती हैं लीला से कि अरे बाज़ार चलने का तो बहाना था, मैं तो मिठाई खाकर ही जाऊंगी। तब लीला उनसे कहती हैं, इसे हम सुनते हैं। लीला कहती हैं, अरे कैसी बात करती हो, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी। मैंने तो पहले से ही मंगवा कर रखी है केसरिया रसमलाई, क्योंकि वह अमित को भी बहुत पसंद है। थोड़ी ही देर में अमित अपना परीक्षा परिणाम लेकर आ जाता है। पर ये क्या, अमित थोड़ा सा परेशान दिख रहा है, वह थोड़ा सा रुआंसा भी हो रहा है। क्यों? हम अमित के शब्दों में ही जानते हैं। लो लो देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ, मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बिगड़ सकता है। अमित की ये बातें सुनते ही रजनी तुरंत उसका परीक्षा परिणाम देखने लगती हैं और वह देखती हैं कि केवल गणित को छोड़कर सभी विषयों में अमित के बहुत अच्छे नंबर आए हैं और गणित में केवल उसे 72 अंक ही मिले हैं। इसका कारण वो अमित से पूछती हैं कि क्या तुम्हें सारे सवाल बन गए थे, तुमने कुछ गलत तो नहीं किया था। इसके उत्तर में अमित कहता है, हमको तो आते थे सारे सवाल, हमने ज्यों के त्यों कर दिए थे। फिर जो अमित की माँ है लीला, वो भी कहती हैं कि अरे तुमने कहा था कि तुम्हें तो अंग्रेज़ी में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो हमने अंग्रेज़ी की ट्यूशन लगवा दी थी, तो अब गणित में भी तुम्हारे नंबर कम आए हैं, तुम तो हमसे गणित की ट्यूशन भी लगवाने के लिए कह रहे थे, पर बेटा हम 2-2 ट्यूशनों की फ़ीस किस प्रकार भरते। तब अमित भी कहता है कि मैंने सारे सवाल सही किए थे, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे नंबर कहाँ कट गए हैं या काटे गए हैं। इसके पश्चात अमित रजनी से कहता है कि उसके अध्यापक ने कहा कि तुमने हाफ ईयरली का पेपर तो बहुत अच्छा किया है क्योंकि ये आसान होता है, पर अगर ईयरली एग्ज़ाम में भी पूरे नंबर लेना है तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था। अमित ने जब अपने मम्मी पापा से कहा तो हमेशा बस एक ही जवाब, मैथ्स में तो तू बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर। देख लिया आप, मेरी 6th पोजीशन आई है जो आज तक कभी नहीं आई। ऐसा कहते कहते अमित की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब रजनी को थोड़ा सा क्रोध आ जाता है। वे उससे पूछने लगती हैं कि तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है और कितने बच्चे उनके घर ट्यूशन पढ़ने जाते हैं।
इन सब बातों का उत्तर भी अमित रजनी को बता देता है। रजनी अमित से कहती हैं कि वो अगले ही दिन उसकी गणित की कॉपी देखने उसके स्कूल अवश्य जाएंगी, पर अमित थोड़ा सा घबरा जाता है, वो उनसे मना करता है, लेकिन वह कहती हैं कि मैं तुम्हारी गणित की कॉपी देखने अवश्य जाऊंगी। इसके साथ ही पहला दृश्य समाप्त होता है और दूसरा दृश्य शुरू होता है। दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि रजनी स्कूल के हेडमास्टर से मिलने जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की गणित की कॉपी देखना चाहती हूँ। तो हेडमास्टर उनसे कहते हैं कि हम आपको फाइनल एग्ज़ाम की कॉपी नहीं दिखा सकते हैं। तब रजनी उनसे कहती हैं कि मैं जानती हूँ, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी या गलती एग्जामिनर की है। अब जो हेडमास्टर हैं वो इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। वे बार बार रजनी से कहते हैं कि आप बहस मत करिए, हम आपको कॉपी नहीं दिखा सकते हैं। इसके बाद रजनी उनसे कहती हैं कि अमित के सभी विषयों में अच्छे नंबर आए हैं, केवल गणित में ही अच्छे नंबर नहीं है। परंतु हेडमास्टर उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में रजनी क्या कहती हैं, कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए। यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को शिकंजों से बचा सके, जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं, और आप हैं कि कॉपियाँ न दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ठग देते हैं। इसी प्रकार गर्मा गर्मी की बहस में यह दृश्य समाप्त हो जाता है। आते हैं तीसरे दृश्य पर। तीसरे दृश्य की घटना रजनी के घर पर घटित होती है। जब उनके पति शाम को दफ्तर से घर लौटते हैं, तब वह जब उन्हें चाय देती हैं, तब चाय पर पीते हुए वह उन्हें बताती हैं कि आज ऐसी ऐसी घटना घटित हुई। वह अमित के हेडमास्टर से भी मिलने उसके स्कूल गई। तब उनके पति कहते हैं कि तुम्हें इन सब झमेले में पड़ने की क्या आवश्यकता थी, तुम्हारा बेटा तो ट्यूशन नहीं जा रहा ना। तब रजनी क्या कहती है, यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज़ उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए, और जो इतने इतने बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए। सब कुछ जानने के बाद भी क्या आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। आगे वो कहती हैं कि गलती करने वाला तो है ही गुनाहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनाहगार नहीं होता। चारों तरफ अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहना मुश्किल है। और वो इस तरह की बात कहकर बहुत गुस्से में आ जाती हैं। इस प्रकार 3 दृश्य हो चुके हैं। अब देखते हैं चौथा दृश्य। चौथे दृश्य में रजनी के ऑफिस के बाहर उनसे मिलने के लिए बैठी हैं। वे बार बार घड़ी देख रही हैं और मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। वह जब बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रहती है और साहब बताया जाता है कि साहब अभी बिज़ी हैं, आपसे नहीं मिल सकते हैं, तब अचानक ही उनके कमरे से घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो वह खुद ही दनदनाती हुई कमरे के भीतर प्रवेश कर लेती है। जब उन कमरे के बाहर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वह उनसे कहता भी है कि अरे अरे अभी आपको अंदर नहीं जाना है, और जो निदेशक हैं वे भी कहते हैं कि आपको स्लिप भेजकर अंदर आना चाहिए था। तब रजनी उनसे कहती हैं कि मैंने स्लिप भिजवाई थी, शायद आपको मिली नहीं है। खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे काम से आई हूँ। वे कहते हैं बताइए। वे कहती हैं कि जितने भी स्कूल, विशेषकर जो बोर्ड के स्कूल होते हैं, उन पर भी आपका कोई कंट्रोल रहता होगा। तब वह निदेशक कहते हैं कि स्कूलों को ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो मानने पड़ते हैं, जो बोर्ड ने बनाए हैं। सिलेबस भी बोर्ड बनाता है और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स भी बोर्ड ही कंडक्ट करवाता है। तब रजनी उन्हें बताती है कि यदि कोई बच्चा किसी विषय में कमज़ोर है तो उसकी ट्यूशन लगवाना लाजमी है। यदि वह बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसे ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होती है। अब इस बात पर निदेशक क्या कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसके बावजूद रजनी उन्हें बताती हैं कि
बच्चे ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया, उसके बावजूद भी कुल उसे 72 नंबर मिले हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने मैथ्स की ट्यूशन नहीं ली थी। निदेशक कहते हैं कि अरे ऐसे लोगों पर तो एक्शन होना चाहिए। रजनी कहती है कि बिल्कुल सही बात है। फिर आगे क्या होता है? ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घुनौने रैकेट को तोड़ने के लिए आपको कुछ करना चाहिए। फिर वे कहते हैं कि हमारे पास तो आज तक इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। रजनी कहती है यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपके कोई जानकारी नहीं है। निदेशक कहते हैं कि हमें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वे बार बार कहते हैं कि हमें इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आई है। तो रजनी तमतमाकर कहती हैं कि मैं आपके पास शिकायतों का ढेर लगवा दूंगी। इस तरह ये वाला दृश्य यहीं समाप्त होता है। अगले दृश्य में रजनी क्या कुछ नया करती हैं, शिक्षा माफिया के खिलाफ कैसे आवाज़ उठाती हैं, अमित के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसे दूर करने के लिए वे क्या कुछ तरकीब सुझाती हैं, ये देखते हैं। 5वें दृश्य में रजनी एक अखबार के दफ्तर में पहुंच जाती हैं। संपादक उनसे कहते हैं आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया, बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीज़ें बदलती भी तो नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। रजनी कहती है आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा, तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इशू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बात बन जाती है। जरा सोचिए अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। माँ बाप के पैसे का नहीं, शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। संपादक कहते हैं कि अरे मैं आपकी बात अच्छी प्रकार समझ गया हूँ। और रजनी भी बहुत प्रसन्न होती हैं कि संपादक महोदय उनकी बात समझ गए हैं। इसके पश्चात रजनी कहती हैं एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं, राइटअप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए तो सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों से ही संपर्क कर पाए हैं, वह भी रात दिन भागदौड़ करके। अधिक से अधिक लोगों के आने के आग्रह के साथ सूचना दीजिए। संपादक भी तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार यह दृश्य यहीं समाप्त हो जाता है। अगले दृश्य में यानी कि 6वें दृश्य में क्या होता है? 6वें दृश्य में मीटिंग के स्थान है, बाहर कपड़े का बैनर है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना है। एक और प्रेस वाले बैठे हैं। एक महिला माइक पर से उतरकर नीचे आती है। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगती है। अब मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आती हैं और कहती हैं बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ अभी आप लोगों ने भी सुने। यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी है। कई घरों का वातावरण इस प्रकार का होता है कि वह बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। कमज़ोर बच्चों के लिए भी ट्यूशन ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं भी हमारे सामने आईं। उन समस्याओं को देखा और सुना, समझा। इसलिए रजनी कहती हैं हम यह प्रस्ताव रखेंगे कि बच्चों के साथ ट्यूशन के लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा, उनके नंबर नहीं काटे जाएंगे और साथ ही इस नियम को तोड़ने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। जैसे ही रजनी यह कहती हैं, सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। सभी उनके स्वर में स्वर मिलाते हैं और अप्रूव्ड कहकर अपनी सहमति देते हैं। इस प्रकार यह दृश्य भी यहीं समाप्त हो जाता है। आते हैं 7वें दृश्य पर।
7वें दृश्य में दिखाया गया है कि रजनी के पति सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे हैं। वो जैसे ही अखबार का पहला पन्ना पलटते हैं, उस पर रजनी की तस्वीर छपी हुई होती है। वे क्या कहते हैं? अरे रजनी रजनी सुनो तो, तुम लोगों का प्रस्ताव तो ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया है। रजनी, मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसा का तैसा, और बन गया नियम। रजनी के पति कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। रजनी भी बहुत प्रसन्न होती है। इतनी देर में लीलाबेन, कांति भाई और अमित भी आ जाते हैं, क्योंकि अमित के गणित के कम नंबरों के कारण ही यह एक नियम बना था जो आगे सभी विद्यार्थियों के लिए काम आने वाला था, और वे सभी बहुत खुश होते हैं। पाठ में बताया गया है कि हमें किसी भी समस्या से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि वह कैसे दूर होगी इस पर हमें विचार करना चाहिए और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जैसा कि रजनी ने, क्योंकि उनका स्वयं का बेटा तो इस जो घटना थी उससे पीड़ित नहीं था, उनके पड़ोसियों का बच्चा इस घटना से पीड़ित और आहत हुआ था, लेकिन उन्होंने उसके लिए भी आवाज़ उठाई और अंत में सफलता पाई। आशा है पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगले कालखंड में फिर किसी नए के पाठ के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।